तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल आशी एजुकेशन पर। जैसा कि सभी को पता है कि हम यहाँ पर पैट की सीरीज को लगा रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए, इसी तरह का सहयोग करते रहें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पुरुष के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो यहाँ पर बात बता दें आपको कि जो सिकंदर और पुरुष थे, ये इन दोनों में जब युद्ध हुआ तो इसमें कौन हारा? तो ये हारा थे सिकंदर। सिकंदर क्या हुए? सिकंदर हार गए और राजा पुरुष जो कि जीते। जो ये राजा कहाँ के थे? ये थे पंजाब के। जो पंजाब के राजा थे, जो कि इन्होंने क्या सिकंदर को हरा दिया और राजा पुरुष जो है जीत गए। जब ये जीते तो तो उसके बाद क्या हुआ? सिकंदर के हारने के बाद इनकी इनकी सेना ने आगे की युद्ध जो इनके अभियान होते हैं आगे के, और इन्होंने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो उसी बीच सिकंदर को थोड़ी निराशा हुई और वो 19 मंथ तक वो भारत में ही रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई 303 में। 303 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, युद्ध कहाँ हुआ था? ये हुआ था झेलम नदी के किनारे पर। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो इसका है ताओ धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म। इसका जो आपको बता दें पहले कि जो कैनन पाली है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब ये कैनन पाली क्या है? कैनन पाली को जो थेरावादी है, थेरावादी की परंपरा थेरावादी थेरावादी की परंपराओं में संग्रहित है। इसका वर्णन जो पाली है। अब इसको पाली को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक कहते हैं। इसमें 3 पटक जो कि 3 पटक हैं इसमें, इसलिए इसको त्रिपिटक कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? ये भी हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पर बात करते हैं गौतम बुद्ध की। जो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की। और गौतम बुद्ध, अब इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कब हुआ था? ये 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। याद रखिएगा, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? ये हुई थी बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है। अब यहाँ पर सबसे पहले इनको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो किस वृक्ष की नीचे हुई थी? ये हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और सबसे पहला अपना धर्म उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। याद रखिएगा, सारनाथ में दिया था अपना धर्म उपदेश पहले। अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो ये मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? इनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में हुई थी। अब ये किस वंश से माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं शाक्य मुनि कहे जाते हैं, शाक्य वंश के माने जाते हैं। तो इतनी जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में अभी काफ़ी है कि आगे क्वेश्चन और आते जाएंगे तो और जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राय द्वारा स्थापित किया गया था? इसका जो राइट आंसर क्या है? ये है हरिहर। और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, वो थे बुक्का, हरिहर बुक्का। याद रखिएगा, 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने ये विजयनगर की स्थापना की थी। चलिए, जो कब की थी? ये की थी 1336 ईस्वी में। 36 ईस्वी में ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हेरोडोटस स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? ये आपको सभी पता होगा। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जिला पड़ता है विदिशा। कहाँ पड़ता है ये? विदिशा में ये हेरोडोटस स्तंभ की स्थापना की गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो यहाँ पर जो आपके सामने 4 आंसर दिए हैं, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें कि इसमें जो 6 विचारधाराएं हैं वो कौन-कौन सी थी? तो 6 विचारधाराएं हैं, ये है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग दर्शन, मीमांसा और वेदांत, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वेदांत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारतीय दर्शन में कितनी विचारधाराएं हैं? तो कितनी हैं? आप आंसर लगाइएगा। ये 6 विचारधाराएं हैं। इसमें से कौन सा है? वेदांत भी है, न्याय दर्शन भी है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन, मीमांसा और वेदांत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया था, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। चलिए, तो इसके बारे में कुछ और बता दें कि जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनका जो जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाते हैं 23 जनवरी को। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र दिवस मनाया जाता है। अब इन्होंने एक नारा और दिया था, ये कब दिया था? 1943 में दिया था। कब दिया? ये क्या दिया था? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये नारा दिया था। ये कहाँ से दिया था? ये दिया था सिंगापुर से। कहाँ से दिया था? सिंगापुर से। तो यहाँ पर सिंगापुर से, इसका यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने एक संस्था और बनाई थी, वो क्या थी? 1938 में बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1938 में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह आपको बता दें कि ये नील की खेती से संबंधित था, क्योंकि जो भारतीय किसान नील की खेती करते थे, उनके खिलाफ इन्होंने, जो ब्रिटिश व्यक्ति थे यानी कि जो अंग्रेज थे, इन्होंने इनका शोषण करना शुरू कर दिया था। तो इसी शोषण के खिलाफ जो गांधी जी हैं, इन्होंने एक चंपारण सत्याग्रह चलाया, जो कि नील की खेती से संबंधित है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब किया था? तो ये हुआ था 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गए? भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हो गया था? तो इसका जो राइट आंसर है कौन हो जाएगा? ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको बता दें कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये उस समय हुए जब स्वतंत्र, इनका जो कार्यकाल था वो क्या था? वो था 1947 से 1948 के बीच इनका कार्यकाल रहा। तो इसी समय हमारा पता है कि भारत जो आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय कौन थे वायसराय? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये तो सभी को पता है कि द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इन्होंने ही इसी में भाग लिया था, जो कि 1931 में हुआ था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जो कि 4 फरवरी, ये भी नहीं है वो, 4 फरवरी 1922।
4 फरवरी 1922 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इस समय उन्होंने आग लगाई थी। लेकिन इसके बारे में बता दें, इसको जो चोरा चोरी कांड हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था, ये कब माना जाता है? ये 5 फरवरी को माना जाता है, 5 फरवरी 1922। ये भी आंसर हम लगा सकते हैं, ये भी राइट आंसर यही रहेगा। लेकिन 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? ये इन्होंने आग ही लगाई थी। कहाँ पर? पुलिस थाने में, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। अब यहाँ पर बात करते हैं जो K2 है, K2 जो है, K2 की लंबाई क्या है? K2 की लंबाई क्या है? तो ये है 8611 मीटर ऊंची है, जो कि विश्व की दूसरी ऊंची मानी जाती है। लेकिन ये पूरी तरह से भारत की नहीं है। ये कहाँ है? ये पाक अधिकृत क्षेत्र, यानी कि इसका क्षेत्र कहाँ आता है? पाकिस्तान में। यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। याद रखिएगा, कंचनजंगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? ये हमारी कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है ये। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। जिसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। क्या हो जाएगा? 8,848 मीटर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला है निम्नलिखित में किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? तो बॉक्साइट पूछा है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक भारत में? तो बॉक्साइट सबसे अधिक पाया जाता है कहाँ पर? उड़ीसा में, जो कि उड़ीसा हमारा सबसे अधिक भंडार है किसका? बॉक्साइट का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, भीमा, गोमती। तो यहाँ पर देखिए इसके जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भीमा, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। अब बात कर लेते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। एक तो रामगंगा है, गंडक है, कोसी है, घाघरा है, गोमती है, सोन है। ये सभी क्या है? सहायक नदी। लेकिन सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? वो है यमुना। याद रखिए, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? बाकी सब ये भी सभी गंगा नदी का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश क्यों हो जाएगा? बांग्लादेश इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा जो नदी है, ये जो गंगा नदी है, ये हमारे इधर से आती है। ये हमारी गंगा जो नदी है इधर से आती है और ये किससे मिलती है? ये हमारे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, जो कि एक मेघना के नाम से जानी जाती है। और यही मेघना की धारा जो हमारी किसमें में जाती है? बांग्लादेश में जाती है। तो यही विस्तृत होगा। चलिए आइए समझ में। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो किन किन ग्रहों के मध्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति, जो कि हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि भौतिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कराधान और सरकारी खर्च। कराधान और सरकारी खर्च हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो कि बी में है। अगला क्वेश्चन है भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डैश से कम है, वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। तो यहाँ पर बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। यानी अब देखो यह जो 75 सेंटीमीटर शुष्क स्थान होते हैं वो शुष्क खेती वाले स्थान माने जाते हैं, शुष्क वाले माने जाते हैं। और शुष्क जगह होती है जहाँ पर शुष्क खेती होती, शुष्क भूमि होती है, वहाँ पर सबसे अधिक जो फसल उगाई जा सकती है वो कौन सी है? वो है मूंगफली। इसका जो शुष्क भूमि है उसमें
शुष्क भूमि है वहाँ पर ये भूमि जो मूंगफली के लिए अच्छी मानी जाती है और ये 75 सेंटीमीटर में ही लगभग हो जाती है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है जब प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वह किस क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत होता है? ये कौन सा होता है? ये होता है प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हमें बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र ये से क्या होते हैं, आप बताइए, कमेंट करके बता दिए। मैं पहले से आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अथवा या जीएसटी की बात करें तो जीएसटी कब शुरू हुई थी भारत में? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1 जुलाई 2017 को इसका जीएसटी का प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ पर बता दें आपको, जीएसटी का जो प्रारंभ हुआ है तो ये कौन सा कर माना जाता है? ये माना जाता है अप्रत्यक्ष कर माना जाता है। और इसकी जो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस। ठीक है, चलिए, ये हो गया फ्रांस। अब यहाँ पर बता दें कि भारत में इसके जनक कौन, जीएसटी के जनक कौन से माने जाते हैं? तो इसके जनक जो हैं ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि इनके जनक माने जाते हैं। किसके? ये जो है हमारा जीएसटी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो कहलाती है मुंबई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा सरकार की संस्कृति प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई? तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, जो कि आंसर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो देखो, ये तो इसका तो आंसर सभी को पता होगा, सभी जानते हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में जो प्रस्ताव किया गया था, उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि सबसे जो अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता होती है और जो व्यक्ति सजा मतलब जो गिरफ्तार होता है उसे अपना जो ये अपराध होता है उसे सिद्ध करने, जो बेकसूर होता है उसको सिद्ध करने की शक्ति होती है उसमें, सो उसकी स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सब 19 के अंतर्गत ही आते हैं। जो बाकी जो मैंने बताए हैं अभी, प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता ये भी है ना, और ये स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्तता निकाय उत्तरदायी है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन से गैस सूर्य की प्रावणिक विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? देखिए, हमें पता है कि जो प्रावणिक किरणें होती हैं ये सबसे खतरनाक होती हैं, जो कि सूर्य से आती हैं। अब ये सूर्य से जो आती हैं यदि हमारे शरीर में पड़ जाए तो हमें क्या हो जाएगा? स्किन में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, चर्म रोग हो सकता है और कुछ और भी शरीर में कोई भी विकृतियाँ हो सकती हैं। अब यहाँ पर ये तो इससे रक्षा कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओजोन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे जो वायुमंडल में है 78% हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है?
0.03% और ये है ऑक्सीजन 21%। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो गैसें हैं ये हमारे इस परसेंट में वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जल में घुलनशील है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि जल में घुलनशील कौन से हैं। जल में घुलनशील हमारे दो ही विटामिन होते हैं, एक तो कौन, एक तो बी होता है और एक सी होता है, जो कि हमारे जल में घुलनशील है, और बाकी सभी के सभी ये वसा में घुलनशील होते हैं। आप कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, वसा में घुलनशील एडेक, ADEK। एडेक जो है कि हमारा किस में है, वसा में घुलनशील है, और जो BC है ये हमारा किस में है, जल में घुलनशील है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि जल में घुलनशील है। जब भी हम क्वेश्चन बात करते हैं कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो आप बता देंगे क्योंकि विटामिन सी होता है, क्योंकि हमें पता है कि विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, इसलिए उसका विटामिन सी उसमें घुल जाता है, घुलकर नष्ट हो जाता है। इसलिए छिली हुई सब्जियों को बहुत कम ही धोना चाहिए, इससे हो सके तो पहले ही धो के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो क्या होता है, जो बायोगैस संयंत्र में है किसके द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या प्रक्रिया होती है, ये पाचक कक्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो ये सौर सेल के जो निर्माण होता है उस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सिलिकॉन का। किसका किया जाता है, ये किया जाता है सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन क्या होता है, इसको एक किसके रूप में भी जानते हैं, इसको जानते हैं हम फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी इसको हम जानते हैं, याद रखिए। और यह क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, ये सिलिकॉन जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी तरह से बने रहे हमारे साथ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वीडियो यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहले व्यक्ति कौन था। तो ये कौन थे, ये थे सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सर आइजैक न्यूटन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके दबा के लाइक करें, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह का वीडियो लेकर फिर से आएंगे, आपके सामने हाजिर होंगे, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।